नमस्कार। चलिए आज की बात एक खास मंजर से शुरू करते हैं। सोचिए तारीख है 21 सितंबर 2025, दिन रविवार। जी। जगह है कामेश्वर अवध इंटरनेशनल आवासीय स्कूल। जी। और वहाँ हॉल में करीब 35 छात्र छात्राएं। नाम जैसे श्रेया राज, कृतिका सिंह, अभिराज गुप्ता और भी कई। हाँ बिल्कुल, एकदम एकाग्र होकर एक टेस्ट दे रहे हैं। हाँ, फिजिक्स वाला का नीट मॉक टेस्ट। जी। और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर श्री विजय कुमार दुबे वो भी वही हैं, देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो, पूरी पारदर्शिता से। जी हाँ, दोपहर के करीब 1:30 बजे बच्चे आने लगे थे और फिर ठीक 2 बजे से शाम 5 बजे तक, मतलब पूरे 3 घंटे ये परीक्षा चली। 3 घंटे। ये तो बस एक मॉक टेस्ट था, पर ये कहानी है उन लाखों छात्रों की तैयारी की जो एक बहुत बहुत बड़ी परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं। सही कहा। और यहीं से हमारा आज का सवाल उठता है, ये नीट आखिर है क्या चीज जिसके लिए ये छात्र इतनी मेहनत कर रहे हैं? इसका इतना महत्व क्यों है? तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम नीट परीक्षा को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, इसकी बारीकियों को जानेंगे। बिल्कुल, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और नीट के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, ये नीट यूजी आखिर है क्या? हाँ, तो नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, और इसे भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा माना जाता है। सबसे बड़ी? और इसे करवाता कौन है? कोई खास एजेंसी? हाँ, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी इसका आयोजन करती है। अच्छा, और इसका मकसद क्या है? सिर्फ डॉक्टरी के लिए? नहीं, यही तो खास बात है। सबसे बड़ी सिर्फ छात्रों की संख्या की वजह से नहीं, इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। ये परीक्षा सिर्फ एमबीबीएस यानी डॉक्टर या बीडीएस यानी डेंटिस्ट बनने के लिए ही नहीं है। ओह, तो फिर और क्या? ये समझिए कि एक तरह की छतरी है जिसके नीचे बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, पूरे भारत में, सरकारी हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इसी नीट्स के स्कोर से आपको एमबीबीएस, बीडीएस तो मिलता ही है। हाँ। इसके अलावा जो आयुष कोर्सेज है, आयुर्वेद यानी बीएएमएस, होम्योपैथी यानी बीएचएमएस, यूनानी यानी बीयूएमएस और सिद्ध यानी बीएसएमएस, उनमें भी एडमिशन इसी से होता है। अच्छा, मतलब एलोपैथी के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी यही एक रास्ता है? जी हैं, और रुकिए, अभी और भी है। पशु चिकित्सा मतलब वेटनरी साइंस, जो बीवीएससी एंड एएच डिग्री होती है, उसके लिए भी नीट स्कोर चाहिए। अरे वाह। और अब तो कई जगहों पर बीएससी नर्सिंग जैसे अहम कोर्स में दाखिले के लिए भी नीट स्कोर का इस्तेमाल होने लगा है। तो ये तो वाकई मेडिकल और उससे जुड़े लगभग सभी ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एक तरह की मास्टर चाबी बन गई है ये परीक्षा। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट इन सभी फील्ड्स के लिए। दायरा तो काफी बड़ा है। अब इस परीक्षा की अपनी कुछ खास बातें भी होंगी। सुनने में आया है कि ये अभी भी ऑफलाइन होती है, पेन पेपर से। हाँ, ये बात सही है। आज भी ये पेन पेपर मोड में ही होती है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन ये अभी भी वैसी ही चल रही है। इसका कोई खास कारण? शायद इसलिए कि ये उन छात्रों के लिए भी आसान रहे जो कंप्यूटर पर शायद उतने कंफर्टेबल ना हो, खासकर आप सोचिए ग्रामीण इलाकों में या जहां उतनी सुविधाएं नहीं है। हाँ, ये बात तो है। और एक और चीज, भाषा को लेकर, क्या ये सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में होती है? नहीं, ये इसकी एक और बहुत अच्छी बात है। भाषाई विविधता का ध्यान रखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी तो हैं ही। हाँ। इनके अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, कुल मिलाकर 13 भाषाएं हैं। 13 भाषाएं? वाह। जी, कोशिश यही है कि भाषा किसी भी छात्र के रास्ते में ना आए। ये तो बहुत बढ़िया सोचा गया है। अच्छा, परीक्षा की अवधि कितनी होती है? सुना है काफी लंबी होती है ये। हाँ, लंबी तो है, पूरे 3 घंटे और 20 मिनट, मतलब 200 मिनट। 200 मिनट? ये तो सच में छात्रों के धैर्य की परीक्षा है। एकाग्रता, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ। बिल्कुल, ये सब स्किल्स भी परखे जाते हैं इसमें। और इन 200 मिनटों में करना क्या होता है? सवाल कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव? सवाल सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें हम एमसीक्यू कहते हैं। हर सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, आपको सही वाला चुनना होता है। ओके। और कुल कितने सवाल होते हैं पेपर में? पेपर में तो कुल 200 सवाल होते हैं, लेकिन छात्रों को सारे नहीं करने होते।
उन्हें इनमें से सिर्फ 180 सवालों के जवाब देने होते हैं। अच्छा, मतलब चॉइस मिलती है। हाँ, हर विषय में सेक्शन बी में आंतरिक विकल्प दिए जाते हैं, तो 200 में से 180 करने हैं। ठीक है, 180 सवाल। और कुल नंबर कितने होते हैं? हर सही जवाब के लिए मिलते हैं 4 नंबर, तो 180 सवालों के हिसाब से कुल अंक हो गए 720। 720 अंक, अच्छा खासा स्कोर है। लेकिन सुना है इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है अगर जवाब गलत हो गया तो? हाँ, यहीं पर आता है नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट। नेगेटिव मार्किंग, ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपका कोई जवाब गलत होता है तो आपको सिर्फ उस सवाल के 4 अंक नहीं मिलते, ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी टोटल स्कोर में से 1 अंक काट लिया जाता है। ओहो, मतलब गलत जवाब देने की सजा मिलती है? हाँ, और अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हैं, मतलब उसका जवाब नहीं देते, तो उसका ना कोई अंक मिलता है ना कटता है। समझ गया। तो मतलब सिर्फ सही जवाब जानना जरूरी नहीं है, गलत जवाब देने से बचना भी उतना ही जरूरी है। ये तो पूरी स्ट्रैटेजी बदल देता होगा। निश्चित रूप से ये नेगेटिव मार्किंग तुक्केबाजी को कम करती है। आपको उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना चाहिए जिनके जवाब को लेकर आप श्योर हों, और आखिर में रैंक तय करने में ये बहुत बड़ा रोल निभाती है। ये अंकन प्रणाली तो समझ आ गई। अब जरा परीक्षा के पैटर्न पर बात करते हैं। मतलब कौन कौन से विषय होते हैं, कितने सवाल, कितने नंबर? हाँ, तो मुख्य रूप से 3 विषय हैं। फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आते हैं। ठीक है, और इनका वेटेज कैसे बटा होता है? देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से 50-50 सवाल पूछे जाते हैं, और दोनों में से 45-45 सवाल करने होते हैं। 50 में से 45, ठीक है। और नंबर? दोनों के लिए बराबर नंबर हैं, 180 फिजिक्स के लिए और 180 केमिस्ट्री के लिए। तो ये हो गए 360 नंबर, कुल 720 में से। बाकी के 360 नंबर फिर? वो सारे के सारे अकेले बायोलॉजी के लिए हैं। क्या, अकेले बायोलॉजी के 360 नंबर? जी हाँ, बायोलॉजी से 100 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से छात्रों को 90 करने होते हैं। हर सवाल 4 नंबर का, तो हो गए 360। यानी कुल अंकों का आधा हिस्सा, 50% वेटेज सिर्फ बायोलॉजी का। इसका कोई खास कारण? हाँ, कारण तो साफ है। ये छात्र आगे जाकर मेडिकल फील्ड में ही तो जा रहे हैं। डॉक्टर बनेंगे या डेंटिस्ट या आयुष प्रैक्टिशनर। मानव शरीर, बीमारियां, इलाज, जीव जंतु, इन सब का आधार तो बायोलॉजी ही है। हाँ, बात तो सही है। तो शायद परीक्षा का ये डिजाइन यही पक्का करता है कि जो छात्र मेडिकल लाइन में आ रहे हैं उनकी बायोलॉजी पर पकड़ बहुत मजबूत हो। ये एक तरह का फिल्टर है, और जैसा आपने कहा, ये तैयारी की रणनीति को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई छात्र या छात्रा ये परीक्षा देना चाहता है, तो योग्यता क्या है? कौन बैठ सकता है इस परीक्षा में? नेशनैलिटी का क्या चक्कर है? नेशनैलिटी की बात करें तो भारतीय नागरिक तो दे ही सकते हैं, साथ में NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, OCI यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब भी एलिजिबल हैं। ठीक है। और उम्र, कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट है? हाँ, मिनिमम एज लिमिट है। छात्र की उम्र परीक्षा वाले साल के 31 दिसंबर को 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। 17 साल, ठीक है। और मैक्सिमम? दिलचस्प बात यह है, और शायद ये कई लोगों को पता ना हो, कि नीट के लिए कोई अपर एज लिमिट, मतलब कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। सच में? कोई अपर एज लिमिट नहीं? मतलब किसी भी उम्र का व्यक्ति दे सकता है अगर बाकी शर्तें पूरी करे तो? जी हाँ, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद ये लिमिट हटा दी गई थी। अरे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, इससे उन बहुत से लोगों को मौका मिला है जो शायद पहले सफल नहीं हो पाए थे या किसी और वजह से मेडिकल का सपना छोड़ चुके थे। ये दिखाता है कि सीखने या करियर बदलने की कोई उम्र नहीं होती। वाकई। अच्छा, उम्र के अलावा पढ़ाई लिखाई की भी तो कोई शर्त होगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन? हाँ, बिल्कुल। कैंडिडेट का 12वीं क्लास या उसके बराबर की परीक्षा पास होना जरूरी है, या फिर वो उस साल 12वीं की परीक्षा दे रहा हो, मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट हो। और सब्जेक्ट्स, कौन से विषय पढ़े होने चाहिए? सबसे जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। ये तीनों तो होने ही चाहिए, और साथ में इंग्लिश भी एक कोर विषय के तौर पर पढ़ा होना चाहिए। सिर्फ पढ़े होना काफी है या नंबर भी लाने होते हैं कुछ खास? मतलब परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया? हाँ, परसेंटेज का क्राइटेरिया भी है। जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए जरूरी है कि उन्होंने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों में मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स स्कोर किए हों। 50%, ठीक है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए? हाँ, SC, ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए ये सीमा 40% है,
और जो दिव्यांग छात्र हैं यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD, उनके लिए ये 45% है। अच्छा, ये न्यूनतम अंक शायद इसलिए रखे गए हैं ताकि ये पक्का हो सके कि छात्र आगे की मुश्किल मेडिकल पढ़ाई के लिए तैयार हैं। हाँ, शायद यही वजह है। ठीक है, तो मान लिया कि कोई छात्र इन सभी शर्तों को पूरा करता है, अब अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है NEET UG के लिए, बस उसी पर जाकर फॉर्म भरना होता है, कोई ऑफलाइन फॉर्म वगैरह नहीं होता। ओके, सब ऑनलाइन। और फॉर्म भरते समय क्या क्या चीजें चाहिए होती होंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं, जैसे हाल का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और फ़ोटो के लिए भी NTA के कुछ नियम होते हैं, जैसे बैकग्राउंड कैसा हो, नाम और तारीख लिखी हो या नहीं। अच्छा, और फिर कैंडिडेट की सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान की स्कैन कॉपी। फिंगरप्रिंट्स भी? जी हाँ, इसके अलावा 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर पास कर ली हैं तो, एक वैलिड सरकारी ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID, और अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट। काफी सारी चीजें हैं। और एप्लीकेशन फीस वो कितनी होती है, सबके लिए बराबर है? नहीं, फीस कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग होती है। ये हर साल थोड़ी बदल सकती है, पर एक अंदाजा लें तो जनरल कैटेगरी के लिए करीब 1700 रुपए, ठीक है। EWS और OBC NCL के लिए लगभग 1600 रुपए, और SC ST PWD और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए करीब 1000 रुपए। और जो भारत से बाहर एग्जाम देना चाहते हैं? हाँ, उनके लिए फीस काफी ज्यादा होती है। तो ये फीस भी एक फैक्टर है। तैयारी के बाकी खर्चों के साथ इसे भी ध्यान में रखना होता है। खैर, तैयारी की बात निकली है तो यही सबसे बड़ा सवाल है, इतनी मुश्किल परीक्षा की तैयारी करें कैसे? आपके पास जो जानकारी है उसमें क्या सुझाव दिए रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर किस बात पर है? देखिए, जो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सुझाव हर जगह मिलता है वो है NCERT की किताबों पर फोकस। क्लास 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो NCERT टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्हें तैयारी का बेस माना जाता है। मतलब बाइबल की तरह? हाँ, कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नीट का लगभग पूरा सिलेबस इन्हीं किताबों पर आधारित होता है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये बेस्ट है। तो क्या सिर्फ NCERT पढ़ लेना काफी है या कुछ और भी करना पड़ता है? NCERT तो फाउंडेशन है, बुनियाद है। एक बार कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाएं, उसके बाद छात्र प्रैक्टिस के लिए या और गहराई में जाने के लिए रेफरेंस बुक्स या कोचिंग के मटेरियल की मदद ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अहम सुझाव क्या है? दूसरा है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। कम से कम पिछले 10 सालों के पेपर्स तो जरूर देखने चाहिए। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है? उससे एक तो परीक्षा का पैटर्न समझ आता है, किस तरह के सवाल आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, ये सब पता चलता है। हाँ, एक तरह की रियल फील आती होगी। बिल्कुल, और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी होती है। और हमने शुरू में कामेश्वर अवध स्कूल के मॉक टेस्ट की बात की थी। हाँ, तो मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं जांचते, वो आपकी परीक्षा देने की रणनीति को बेहतर बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सुधारते हैं। वही 3 घंटे 20 मिनट में 180 सवाल करना। हाँ, और वो भी सटीकता के साथ। इसका अभ्यास मॉक टेस्ट से ही होता है, और परीक्षा का जो प्रेशर होता है उसे झेलने की आदत भी पड़ती है। सही बात है। और क्या टिप्स हैं तैयारी के लिए? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो छोटे छोटे नोट्स बनाना बहुत फायदेमंद होता है, और फिर उन नोट्स को नियमित रूप से दोहराना, मतलब रिवीजन करना। हाँ, रिवीजन तो बहुत जरूरी है। खुद के बनाए नोट्स रिवीजन के समय सबसे ज्यादा काम आते हैं। और एक बात जो हमने पहले भी कही थी, बायोलॉजी पर खास ध्यान देना। हाँ, क्योंकि उसका वेटेज 50% है। कुल 720 में से 360 नंबर। इसका ये मतलब नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को हल्के में लेना है। उनमें अच्छा स्कोर किए बिना अच्छी रैंक नहीं आ सकती, लेकिन बायोलॉजी में मास्टरी हासिल करना आपकी रैंक को बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर NCERT से बेस बनाना, पिछले पेपर से पैटर्न समझना, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट, नोट से रिवीजन और वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट्स पर फोकस करना। हाँ, ये सब मिलकर ही एक अच्छी तैयारी की रणनीति बनती है। ठीक है, अब मान लीजिए तैयारी हो गई, परीक्षा दे दी, रिजल्ट भी आ गया और नंबर भी अच्छे आ गए। अब आगे क्या होता है? सिलेक्शन कैसे होता है? कॉलेज कैसे मिलता है? देखिए, परीक्षा में जो नंबर आते हैं उनके आधार पर NTA एक ऑल इंडिया रैंक लिस्ट जारी करती है, जिसे AIR कहते हैं।
यही रैंक तय करती है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिल सकता है। रैंक आ गई, उसके बाद शुरू होती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। काउंसलिंग, ये कैसे होती है? क्या सबके लिए एक जैसी होती है? नहीं, भारत में मेडिकल सीटों का बंटवारा मोटे तौर पर 2 तरह के कोटा के तहत होता है। एक है AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा। हाँ, इसके तहत जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी 15% सीटें आती हैं। इन सीटों पर देश के किसी भी राज्य का छात्र अपनी रैंक के आधार पर एडमिशन ले सकता है। अच्छा, 15% सीटें सबके लिए खुली है? हाँ। और बाकी की 85%? बाकी 85% सीटें होती हैं स्टेट कोटा के तहत। ये सीटें उसी राज्य के मूल निवासियों मतलब डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो मतलब अपने राज्य में एडमिशन के चांस ज्यादा होते हैं। हाँ, स्टेट कोटा की वजह से। और ये जो 2 तरह की काउंसलिंग है, AIQ और स्टेट कोटा वाली, ये करवाता कौन है? जो ऑल इंडिया कोटा AIQ की काउंसलिंग है, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ESIC मेडिकल कॉलेज वगैरह की सीटें भी शामिल होती हैं, वो MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आयोजित करती है। ये DGHS के अंडर आती है। ओके, MCC देखती है AIQ। हाँ, और जो स्टेट कोटा के 85% सीटें हैं, उनकी काउंसलिंग उस राज्य की सरकार द्वारा तय की गई अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी करती है। समझ गया। ये कोटा सिस्टम शायद इसलिए है ताकि संतुलन बना रहे, राज्य के छात्रों को भी मौका मिले और अच्छे रैंक वालों को देश के टॉप कॉलेजों में भी जगह मिले। जी, कुछ इसी तरह का उद्देश्य है इसका। तो चलिए एक बार फिर से उन मुख्य कोर्सेज को याद कर लेते हैं जिनके लिए नीट की परीक्षा पास करना जरूरी है। हमने बीच बीच में बात की है, पर एक बार लिस्ट देख लेते हैं। हाँ, जरूर। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जाने पहचाने तो है MBBS और BDS। हाँ, डॉक्टर और डेंटिस्ट। बिल्कुल। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS। फिर वो आयुष वाले कोर्सेज भी थे। जी हाँ, BAMS यानी आयुर्वेद, BHMS यानी होम्योपैथी, BUMS यानी यूनानी और BSMS यानी सिद्धा। इन सभी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए भी अब नीट जरूरी है। ठीक है, और इनके अलावा पशु चिकित्सा के लिए BVSC एंड AH मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें एडमिशन के लिए भी नीट स्कोर चाहिए। वेटनरी के लिए भी। ओके। और जैसा मैंने पहले बताया, अब कई अच्छे संस्थानों में BSc नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी नीट स्कोर को ही आधार बनाया जा रहा है। तो मतलब डॉक्टर, डेंटिस्ट, आयुष प्रैक्टिशनर, वेटनेरियन, नर्स, इन सब के लिए पहला दरवाजा नीट ही है। हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इन तमाम अहम पेशों के लिए नीट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बन गया है। इसने एडमिशन प्रोसेस में काफी हद तक एकरूपता लाने की कोशिश की है। हालांकि इसके अपने फायदे नुकसान पर बहस तो चलती ही रहती है। तो आज हमने नीट परीक्षा के लगभग हर जरूरी पहलू पर बात की। हमने समझा कि ये क्या है, NTA कराती है, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, ऑफलाइन होती है, 13 भाषाओं में होती है। हाँ, 3 घंटे 20 मिनट की परीक्षा, MCQ पैटर्न, 720 नंबर और नेगेटिव मार्किंग भी।